ओके गुड। तो लास्ट लेक्चर में कोई डाउट कुछ पूछना चाहते हो आप? एनी डाउट ड्यूरिंग लास्ट लेक्चर? लास्ट लेक्चर में गुड मॉर्निंग मनीष भाई। कोई डाउट नहीं है, स्टार्ट करें फिर चलिए। सो लेट अस कंटिन्यू विद आवर सिग्नल्स। एक काफी छोटा सा टॉपिक है, पहले उसको कंप्लीट करेंगे फिर हम आज सिस्टम में एंटर करेंगे। सो टॉपिक का सिग्नल्स की बात करेंगे आज हम यहाँ पे। तो फर्स्ट जो सिग्नल हम यहाँ पे बात करेंगे वो होगा हमारे पास कोजल सिग्नल। एक सेकंड वेट करना। Okay, so today we are going to continue our subject signal system with topic signals, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कोजल सिग्नल के बारे में, सिस्टम के बारे में नहीं, कोजल सिग्नल, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कोजल सिग्नल क्या होते हैं, या फिर कोई आपसे पूछे कि एंटी कोजल या नॉन कोजल क्या होते हैं। कोजल सिग्नल, सेकंड हो गया हमारे पास एंटी कोजल सिग्नल। ध्यान रखिएगा मैं यहाँ पे सिग्नल की बात कर रहा हूँ, सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ। एंटी कोजल सिग्नल, ठीक है, एंटी कोजल सिग्नल। और एक होता है हमारे पास नॉन कोजल, थर्ड वन इज नॉन कोजल सिग्नल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कोजल सिग्नल क्या होते हैं, एंटी कोजल क्या होते हैं और नॉन कोजल क्या होते हैं। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू में पूछे, मे बी गेट में तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इट मे बी आस्क इन इंटरव्यू ऑल्सो कि कोजल सिग्नल क्या होते हैं। सिस्टम मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, सिस्टम हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, अभी हम आपको बता रहे हैं सिग्नल के बारे में। तो कोजल सिग्नल क्या होते हैं? कोजल सिग्नल वो होते हैं जो पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होते हैं। किसके लिए डिफाइन होते हैं? पॉजिटिव वैल्यू के लिए। इसका हमारे पास जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है? यूनिट स्टेप सिग्नल है। क्या है? यूनिट स्टेप सिग्नल। तो मुझे बताओ यूनिट स्टेप जो सिग्नल है वो कहां से कहां तक डिफाइन है? 0 से लेकर इनफिनिटी तक, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव रेंज के लिए डिफाइन है। तो इसको हम क्या कहेंगे? कोजल सिग्नल कहेंगे। क्या कहेंगे? कोजल सिग्नल। अगर मान लीजिए आपसे कोई बोलता कि एंटी कोजल, देखो जब कभी भी आपको ये नजर आए एंटी, ये वर्ड आपको नजर आए एंटी, एंटी का मतलब क्या होता है? जस्ट उसका रिवर्स। किसका रिवर्स लोगे आप? कोजल का। तो बताओ कोजल किसके लिए डिफाइन था? कोजल हमारे पास डिफाइन था पॉजिटिव के लिए। तो बताओ क्या मैं कह सकता हूँ कि एंटी कोजल जो होगा वो नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। तो अगर मान लीजिए ये मेरे पास 0 है तो ये मेरे पास ये रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास स्मॉल टी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि स्मॉल टी इज लेस देन 0। क्लियर है भाई? तो कॉजल सिग्नल वो होते हैं जो पॉजिटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होते हैं, एंटी कॉजल वो होते हैं जो नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन होते हैं, और नॉन कॉजल वो होते हैं जो दोनों के लिए डिफाइन होते हैं, नेगेटिव के लिए भी और पॉजिटिव के लिए भी। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूँ तो आई कैन डिफाइन लाइक दिस, ये स्मॉल टी हो गया, ये मेरे पास 0 हो गया, और लेट मी राइट दिस इज -2, ये -2 लिख देता हूँ यहाँ पे, एंड दिस इज 1, ठीक है। तो नॉन कॉजल दोनों के लिए डिफाइन होंगे, एंटी कॉजल नेगेटिव के लिए और कॉजल पॉजिटिव के लिए, ठीक है। तो इसको एक बार नोट कर लो। सो दीज आर सिग्नल्स, ठीक है, ये सिग्नल हमारे पास है।
तो कोई डाउट यहाँ पे, कुछ पूछना चाहते हो आप? क्लियर हो गई? सिग्नल, कॉजल सिग्नल क्या होते हैं, एंटी कॉजल सिग्नल क्या होते हैं, नॉन कॉजल सिग्नल क्या होते हैं? ओके गुड। अब इसके बाद हम, गुड गुड गुड, अब इसके बाद हम बात करेंगे सिस्टम्स के बारे में। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज continuous टाइम सिस्टम। continuous टाइम सिस्टम, देखो अगर आपसे कोई सिस्टम की डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या कह सकते हो कि भी सिस्टम बेसिकली में क्या होता है? सिस्टम बेसिकली में आप इनपुट रिसीव करेगा और आपको क्या देगा, कोई ना कोई आउटपुट देगा। अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सिस्टम की बात करता हूँ, ठीक है, और ये सिस्टम हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस टाइम हो। कॉन्टिन्यूस टाइम का मतलब क्या होता है, विच ऑपरेट्स ऑन कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स, विच ऑपरेट्स ऑन कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल, यानी कि हमारे पास जो इनपुट होगा वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस टाइम होगा, और जो आउटपुट होगा वो भी हमारे पास क्या होगा, कॉन्टिन्यूस टाइम होगा। तो यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपको कि जो एक्स ऑफ टी है ये इनपुट होगा, वाई ऑफ टी आपके पास क्या होगा, आउटपुट होगा। सो ऑलवेज रिमेंबर, एक्स ऑफ टी विल बी ऑलवेज इनपुट, ठीक है, एंड वाई ऑफ टी विल बी ऑलवेज आउटपुट। तो अगर आपसे कोई इंटरव्यू पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम, आप कह दीजिएगा एक कॉन्टिन्यूस टाइम system is one which operates on continuous time signals, ठीक है। तो आप एक लाइन में कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम होता है वो क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल पे ऑपरेट करता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, और एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम इज वन, एक कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम इज वन which takes continuous time signals as input, which takes continuous time signals as input and produce continuous time signals and produce continuous time signals as output and produce continuous time signals as output, signals as output। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है, यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेशन। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम होता है, अगर आपसे ये पूछे कि भाई आप हमें ये बताओ कि भाई कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम होता क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि सर कॉन्टिन्यूस टाइम सिस्टम वो होता है विच ऑपरेट्स ऑन कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स, जो ऑपरेट होता है किस पे, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल पे, ठीक है। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी है कि विच टेक्स कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स, ये कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स को क्या करेगा, एज ए इनपुट लेगा, ठीक है, एज ए इनपुट लेगा, और प्रोड्यूस करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, continuous time signals and produce continuous time signals as output। तो ये यहाँ पे आपको डेफिनेशन याद रखनी है, ये फ्यूचर में आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है। सो एक continuous time system is one, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि ये आपको याद रहे। एक continuous time system is one which operates on continuous time signals, which operates on continuous time signals। और दूसरी डेफिनेशन क्या है, एक continuous time system is one which takes
विच टेक्स, क्या टेक करेगा, कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स एज इनपुट continuous time signals as input and produce continuous time signals as output। ठीक है, तो इनपुट भी आपके पास क्या रहेगा, continuous time signal, और आउटपुट भी आपके पास क्या रहेगा, continuous time signal। सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, दिस डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो मैं अभी आपको स्केयर में लिख के दे रहा हूँ, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो बताओ इनपुट आपके पास क्या होगी, एक्स ऑफ टी, और आउटपुट आपके पास क्या होगी, वाई ऑफ टी। खाली एक्स और खाली वाई रहेगा तो उसको हम इनपुट और आउटपुट नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि डे वन में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लीजिए आपके पास सिग्नल है, अगर आपको याद हो तो डे वन में आपको हमने बताया था कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो वाई एक्सिस आपके पास क्या होगी, एक्स ऑफ टी होगी, और एक्स एक्सिस आपके पास क्या होगी, स्मॉल टी। और स्मॉल टी को हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। व्हाट इज दिस स्मॉल टी, दिस इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और इस केस में अब ये जो हमारे पास एक्स ऑफ टी होगा, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, दिस इज नथिंग बट इनपुट, ये हमारे पास इनपुट है। तो ध्यान रखना, एक्स ऑफ टी इसको हम इनपुट मानेंगे और वाई ऑफ टी इसको हम क्या मानेंगे, आउटपुट मानेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात, तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दिस इज स्पॉन्टेनियस टाइम सिस्टम। इसकी डेफिनेशन है, बेसिकली जो डेफिनेशन है वो हमारे पास ये। तो एग्जाम के लिए अपने पास सिर्फ यही आपको यहाँ पे याद रखनी है। उसके बाद अगर आप कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं तो टेक्स्ट बुक में आपको बहुत सारी डेफिनेशन मिल सकती हैं, वो भी आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो डेफिनेशन है ये काफी आसान है और ये आपको याद भी हो जाएगी, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें यही होगा कि ऑपरेशन हम किस पे करेंगे, इनपुट पे करेंगे, और हमें क्या मिलेगी, आउटपुट मिलेगी। अभी जो सिस्टम का हमारे पास जो कंसेप्ट होता है ना, ये हर फील्ड में है। अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे बात करना चाहूँ सिस्टम के कंसेप्ट की, तो हर फील्ड में आपको ये मिल जाएगा। तो अगर आप देखना चाहें कि इसकी जो एप्लीकेशंस है, ये इंटरव्यू में आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम बात करना चाहें कि इसकी एप्लीकेशंस की, सिस्टम की एप्लीकेशन की, तो ये एप्लीकेशन आपको देखने को कहाँ पे मिल सकती है, इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल। आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड में आपको देखने को मिल सकती हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में देखने को मिल सकती हैं, आपको कम्युनिकेशन फील्ड में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन की फील्ड में देखने को मिल सकती हैं, आपको केमिकल इंडस्ट्री में देखने को मिल सकती हैं, आपको ये मैकेनिकल इंडस्ट्री में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो जब आप कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ोगे तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है। इलेक्ट्रॉनिक्स में जब आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे तो तब आपको पता चल जाएगा। इलेक्ट्रिकल में जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ लो, मशीन पढ़ लो, पावर सिस्टम पढ़ लो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ लो, तो आपको पता चलेगा। केमिकल में भी है, मैकेनिकल में भी है। जैसे आप इलेक्ट्रिकल में, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहना चाहूँ तो मोटर, बहुत सारे एग्जांपल है मतलब ये, बट इनकी हमें जरूरत नहीं है, इंटरव्यू के लिए आप याद रखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल में आपके पास मोटर हो जाएगा, ठीक है, पानी की मोटर ले लो, ठीक है, या फिर और कई तरह की मोटर होती है, इंडक्शन मोटर भी आती है, सिंक्रोनस मोटर भी आती है। तो जितनी भी मोटर हैं ये सब एग्जांपल है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास एम्पलीफायर हो जाएगा, ये भी आपके पास एक सिस्टम है। एंटीना हो जाएगा कम्युनिकेशन में,
है ना, फिल्टर्स हो जाएंगे, ये इसके एग्जाम्पल है। केमिकल इंडस्ट्री में आप जाओगे, मैकेनिकल में आप जाओगे तो वहां पे आपको बॉयलर मिलेंगे, टरबाइन मिलेंगे, है ना। सो यू विल फाइंड बॉयलर एंड टरबाइंस। तो इन सब में ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, मोटर का, एम्पलीफायर का, फिल्टर का, बॉयलर का, टरबाइन का, इन सब की एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे है? इनकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, कम्युनिकेशन के फील्ड में, केमिकल के फील्ड में, मैकेनिकल के फील्ड में। तो यहाँ पे इनका जो हम यूज करेंगे, मैथमेटिकल जो हम यूज करेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको दो बातों का ध्यान रखना, चाहे वो मोटर हो, एम्पलीफायर हो, फिल्टर हो, बॉयलर हो, टरबाइन हो। तो दो चीजें रहेंगी आपके पास यहाँ पे जो आपको याद रखनी है। एक तो आपको यहाँ पे याद रखना है एक्स ऑफ टी। तो बताओ एक्स ऑफ टी को हम क्या मानेंगे? इनपुट, हमेशा। ठीक है, एक्स ऑफ टी हमारे पास क्या रहेगा? इनपुट रहेगा। और ये जो वाई ऑफ टी है, ये हमारे पास क्या रहेगा? आउटपुट रहेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट अपने सिग्नल सिस्टम के लिए, ये दो रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है। मोटर होगी तो उसमें हम क्या मानेंगे? इनपुट एक्स ऑफ टी और आउटपुट वाई ऑफ टी। एम्पलीफायर है तो इनपुट एक्स ऑफ टी, आउटपुट वाई ऑफ टी। अब ऑपरेशन अलग अलग हो सकते हैं। इनपुट को आप किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर आप इनपुट को इनपुट के साथ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वो सब चीजें अलग रहेंगी। ऑपरेशंस तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेना चाहूँ, बिल्कुल सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक इक्वेशन गिवन है, y ऑफ t इज इक्वल टू में 1/2 इंटू में x ऑफ t, ये हमें गिवन है। तो एक बात का ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन में इनपुट x ऑफ t और y ऑफ t आउटपुट जरूर मिलेगा। तो आपको पता है कि ये जो आपके पास x ऑफ t है, व्हाट इज दिस x ऑफ t? अभी रिसेंटली मैंने आपको बताया कि x ऑफ t इज नथिंग बट इनपुट, इसको हम क्या मानेंगे? इनपुट। और ये जो हमारे पास y ऑफ t है, व्हाट इज दिस y ऑफ t? y ऑफ t इज नथिंग बट आउटपुट। तो बताओ ये फिर 1/2 क्या है? क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो इनपुट है, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा ये हाफ हो रहा है। इस ऑपरेशन में क्या हो रहा है? क्या मैं कह सकता हूँ? एम्पलीट्यूड इज हाफ। एम्पलीट्यूड इज हाफ। आप कोई भी इनपुट अप्लाई करो, आप कोई भी इनपुट अप्लाई करो, आप कोई भी इनपुट अप्लाई करो, आपको उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू हाफ मिलेगी। क्या मिलेगी? एम्पलीट्यूड की वैल्यू हाफ। समझ पा रहे मेरी बात? इसी तरह से मान लीजिए अगर मैं एक एग्जांपल लूं, इफ आई टेक वन एग्जांपल, से मान लीजिए हमें एक सिस्टम गिवन है, y ऑफ t इज इक्वल टू x स्क्वायर ऑफ t, ये हमें एक सिस्टम गिवन है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? स्क्वायर है ना, स्क्वायर का मतलब क्या है कि दो सिग्नल आपस में मल्टीप्लाई होगी। हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो आपको रिसेंटली अभी मैंने पढ़ा कि हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास जो x ऑफ t है, x ऑफ t आपके पास क्या होगा? इनपुट होगा। x ऑफ t क्या होगा? इनपुट होगा। और ये जो y ऑफ t है, ये आपके पास क्या होगा? आउटपुट होगा। दिस इज योर आउटपुट। तो मुझे बताओ, अगर आप देखोगे y ऑफ t इज इक्वल टू में x ऑफ t का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है, ये आपके पास ऑपरेशन हो रहा है ना। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसमें क्या हो रहा है? स्क्वायर ऑफ इनपुट हो रहा है, स्क्वायर ऑफ इनपुट सिग्नल। मतलब आप इनपुट कोई भी अप्लाई करो, कांस्टेंट ले लो, साइन ले लो, कोसाइन ले लो, व्हाटएवर में भी जो भी आप लेना चाहो, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपका क्या हो रहा है? इनपुट का स्क्वायर हो रहा है। समझ पा रहे मेरी बात? तो यहाँ पे सिर्फ अभी तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि एक्स ऑफ टी क्या होता है? बोलो, इनपुट होता है। और वाई ऑफ टी क्या होता है? आउटपुट होता है। तो ऑपरेशन किस पे होंगे? ऑपरेशन होंगे इनपुट और आउटपुट पे, ठीक है। इनपुट अप्लाई करोगे तो आउटपुट में आपको चेंज नजर आएगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे जस्ट बिल्कुल बेसिक आपको यहाँ पे बताया, बिल्कुल बेसिक। तो ये ध्यान रखना कि आपको एक्स ऑफ टी इनपुट मानना है और वाई ऑफ टी आउटपुट मानना है। बताइए यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार डन लिख दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। अक्षत गोमर, मनीष रावत, अनुज पुरी,
ओके कृतिका, गुड। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, ठीक है। राइट डाउन दी हेडिंग। अब आपको हेडिंग डालनी है यहाँ पे। तो हम अपने सबसे पहले सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं और सिस्टम है हमारे पास स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम। तो फर्स्ट सिस्टम हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट इज स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम। स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। स्टैटिक और डायनेमिक सिस्टम। जो स्टैटिक सिस्टम होता है हमारे पास, स्टैटिक सिस्टम का मतलब होता है मेमोरी लेस, इसमें मेमोरी नहीं होती है। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? मेमोरी लेस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और डायनेमिक का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है हैविंग मेमोरी। क्या मतलब होता है? हैविंग मेमोरी, मतलब सिस्टम के पास क्या है? मेमोरी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, देखिए। ए सिस्टम इज said to be static. A system is said to be static or memoryless. Said to be static or memoryless if its output for each value of independent variable, for each value of independent variable at a given time, is dependent at a given time is dependent only on the input, only on the input at the same time, at the same time. Otherwise system is dynamic. Otherwise system is dynamic or having memory, और हैविंग मेमोरी। तो बताओ इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो वो कह रहा है हम एक सिस्टम को स्टैटिक और मेमोरी लेस कह सकते हैं अगर उसकी आउटपुट फॉर ईच वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट ए गिवन टाइम, वो किस पे डिपेंड करेगी? ओनली ऑन द इनपुट एट द सेम टाइम। देखो कहने का मतलब क्या है, अब अपनी क्लास में दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक है स्टैटिक, एक है डायनेमिक। वो स्टूडेंट जो मेरी बात को एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हैं, तो वो तो क्या कहलाएंगे? स्टैटिक, ठीक है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू पे डिपेंड करेंगे। दूसरे हैं डायनेमिक, मतलब जिनको मैंने कल पढ़ाया था वो भी याद है, या फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट चैप्टर क्या होगा वो भी उनको पता है, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे? कहलाएंगे डायनेमिक कहलाएंगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ और उस एक क्वेश्चन से ही आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। लेट मी स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। एक ही क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको यहाँ पे। तो देखिए, y ऑफ t इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर ऑफ t। तो जब कभी भी आपके गेट के पेपर में क्वेश्चन आए तो एज ए बिग ब्रदर मैं एडवाइस करूंगा कि आप कम से कम 3 वैल्यू पुट करें। आप कम से कम 3 वैल्यू पुट करके देखें। एक वैल्यू आपको 0 लेनी है कंपल्सरी, एक आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं और एक आप कोई भी नेगेटिव, अपनी मर्जी से, ठीक है भाई। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नेगेटिव, पॉजिटिव, और एक 0 कंपल्सरी है। एक 0 क्या है? कंपल्सरी है। तो मुझे बताइए, अगर आप टी की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो क्या मिलेगा?
y ऑफ 0 इज इक्वल टू में x स्क्वायर ऑफ 0, तो बताओ आपके पास जो इंस्टेंट है इनपुट का आउटपुट का क्या सेम है, प्रेजेंट पे डिपेंड कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अगर 1 लोगे तो क्या आएगा, y ऑफ 1 इज इक्वल टू में x स्क्वायर ऑफ 1, तो बताओ इंस्टेंट आपके पास क्या है, सेम है। और इसी तरह से y ऑफ -1 इज इक्वल टू में x स्क्वायर ऑफ -1, तो इस बार भी आपके पास क्या है, सेम है। तो अगर ये सेम है तो बताओ ये सिस्टम आपके पास क्या कहलाएगा, ये सिस्टम आपके पास कहलाएगा स्टैटिक। ठीक है, अगर पास्ट आ जाए या फ्यूचर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, डायनेमिक कहलाएगा। बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा स्टैटिक। बताइए यहां तो कोई डाउट किसी को, समझ में आया भाई। ओके, गुड 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 भाई, गुड, वेरी गुड। बस इसी से आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अब हम बात करते हैं लीनियरिटी। तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा और उसके बाद आप काफी इजीली इनको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है। ए सिस्टम इज said to be linear. A system is said to be linear if it possess the principle of superposition. If it possess the principle of superposition and principle of superposition consist of additive properties. ठीक है, consist of additive properties. अभी एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जब हमने अभी क्लास स्टार्ट की थी तो आपको हमने बताया कि हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के इनपुट में जो सिग्नल होगा उसको हम क्या कहेंगे, x ऑफ t कहेंगे, और इसकी आउटपुट में हमारे पास जो सिग्नल होगा उसको हम क्या कहेंगे, y ऑफ t कहेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले पहली इनपुट अप्लाई करनी है। कहाँ पे अप्लाई करोगे, सिस्टम पे। तो आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी पहली आउटपुट। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप सेकंड इनपुट को अप्लाई करेंगे। कहाँ पे, सिस्टम पे। तो आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी सेकंड आउटपुट। तो एक बार आपको इनपुट को कंबाइन करना है और एक बार आपको आउटपुट कंबाइन करना है, दोनों बराबर आ गए तो लीनियर, अदरवाइज नॉन लीनियर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, x1 ऑफ t प्लस में क्या रहेगा, x2 ऑफ t। इसको जब आप सिस्टम पे अप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे वेटेड सम ऑफ इनपुट। वेट का मतलब बेसिकली पता क्या होता है, आप इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो। आपने इसको a से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे a आएगा, इसको b से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे b आएगा। सो दिस इज नोन एज वेटेड सम ऑफ इनपुट। और ये आपके पास क्या है, वेटेड सम ऑफ आउटपुट। वेटेड सम ऑफ आउटपुट, सही है। तो आपको पहले मैं कन्वेंशनल मेथड बताऊंगा, ताकि अगर आप सिविल सर्विस का पेपर दे रहे हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर दे रहे हैं तो उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक काम नहीं आएगी, उसमें आपको कन्वेंशनल मेथड लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वहां पे सिलेबस में टॉपिक है ये। फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, मतलब आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने स्टैटिक डायनामिक में बताया ना, वैसे ही आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन को देखेंगे और बता देंगे कि सर ये
लीनियर है, ये नॉन लीनियर है। लेकिन पहले कन्वेंशनल मेथड, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ेंगे। हालांकि इसमें हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी में इसके साथ साथ एक और आती है सुपरपोजिशन में। एक तो एडिटिव हो गया, एक हमारे पास होमोजेनिटी होती है। ये मैं आपको क्वेश्चन के अंदर ही बता दूंगा, अलग से कोई नहीं पूछता है होमोजेनिटी क्या होती है, बट आई विल टेल यू इन क्वेश्चन। ठीक है, गेट में क्वेश्चन आएगा कि भाई बताओ ये सिस्टम लीनियर है नॉन लीनियर है, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आई होप ये आप सबने नोट कर लिया होगा। So let us start with the problems. तो एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उसको नोट मत करना। ठीक है, जो भी आए डाउट पूछना, उसके बाद बाकी सब आप करेंगे। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आएगा। हमें एक सिस्टम गिवन है, y ऑफ t इज इक्वल टू t इंटू में x ऑफ t, टेस्ट वेदर लीनियर और नॉट, टेस्ट वेदर लीनियर और नॉट। आपको बताना है ये लीनियर है या नहीं है। एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, नोट नहीं करना है। देखिए पेन कॉपी साइड में रख दो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो सॉल्यूशन, उसके बाद आपको ही करना है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट इनपुट को अप्लाई करूंगा सिस्टम पे, फर्स्ट इनपुट को अप्लाई करूंगा सिस्टम पे, तो मुझे क्या मिलेगी, मुझे मिलेगी फर्स्ट आउटपुट y1 ऑफ t। अब देखो ये आपके पास आउटपुट क्या होगी, बोर्ड पे देखो सामने, देखो y ऑफ t मुझे पता है, तो देखो जब मैं y1 लूंगा, मैंने यहाँ पे 1 लिखा, तो बताओ यहाँ पे 1 आएगा या यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ऑपरेशन किस पे होते हैं, इनपुट और आउटपुट पे होते हैं। सही है भाई। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो y1 ऑफ t है, क्या मैं कह सकता हूँ ये मेरे पास क्या होगा, ये होगा मेरे पास t इंटू में x1 ऑफ t। बताओ कोई भी डाउट यहाँ पे। अच्छा जब मैं सेकंड इनपुट लूंगा, नोट मत करना भाई, मैं टाइम दूंगा नोट करने का। जब मैं सेकंड इनपुट लूंगा और इसको जब मैं सिस्टम पे अप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगी, सेकंड आउटपुट y2 ऑफ t। तो बताओ जब मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा, तो 2 यहाँ पे आएगा या यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। क्यों, क्योंकि आपको मैंने अभी बताया था ऑपरेशन किस पे होते हैं, इनपुट और आउटपुट पे होते हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा t इंटू में x2 ऑफ t। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि भाई यहां तक समझ में आया नहीं आया। आई होप ये समझ में आ गया होगा, है ना, यहां तक तो समझ में आ गया ना। गुड गुड। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे आउटपुट को कंबाइन करेंगे। मेरे पास 2 आउटपुट आ गए ना, अब दोनों आउटपुट को कंबाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट y3 ऑफ t, ये किसके बराबर है, ये बराबर है दोनों आउटपुट के कॉम्बिनेशन के, y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t। सही है भाई। तो मुझे बताओ अगर मैं दोनों आउटपुट को कंबाइन कर दूं, तो दोनों में t कॉमन आ रहा है, तो t को मैं लिखूंगा बाहर, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा x1 ऑफ t प्लस में x2 ऑफ t, ब्रैकेट क्लोज। और इसको मैं क्या नाम दूंगा, इसको मैं नाम दूंगा इक्वेशन नंबर 1। बताओ भाई समझ में आ गया। मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों आउटपुट को कंबाइन किया। क्या किया, दोनों आउटपुट को कंबाइन किया। अब देखो अब मैं दोनों इनपुट को कंबाइन करूंगा, बोर्ड पे देखना। तो मेरे पास इनपुट क्या है, एक मेरे पास इनपुट है x1 ऑफ t और एक मेरे पास क्या है x2 ऑफ t है। अब मैं दोनों को ऐड करूंगा। अब ऐड करने के बाद ये क्या बनाएंगी, ये थर्ड इनपुट बनाएंगी। ठीक है, अब थर्ड इनपुट को जब आप सिस्टम पे अप्लाई करोगे,
तो हमें क्या मिलेगी, हमें मिलेगी थर्ड आउटपुट। अब लेकिन क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो ये थर्ड आउटपुट तो मैं यहाँ पे ले चुका हूँ ना, पहले यहाँ पे ले चुका हूँ, तो डिस्टिंग्विश करने के लिए मैं यहाँ पे डैश लिखूंगा, सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए डैश, बाकी मतलब वही सेम है। ऊपर देखो, ऊपर सबसे ऊपर, तो मुझे बताओ अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो कहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, सही है। सिर्फ डिस्टिंग्विश करने के लिए डैश माना है मैंने। तो y3 डैश ऑफ t ये किसके बराबर आएगा, t मेरे पास एज इट इज है और ये मेरे पास हो गया x3 ऑफ t, सही है भाई। अब ये t मेरे पास बाहर रहेगा तो x3 ऑफ t की वैल्यू क्या होगी, आपको पता है ये किसके बराबर है, ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बराबर है, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा x1 ऑफ t प्लस में x2 ऑफ t, ठीक है। इसको मैं कहूंगा इक्वेशन नंबर 2। तो बताओ क्या इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बराबर है, यस, बोथ आर इक्वल। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा लीनियर। बताइए, सबसे पहले आप ये बताओ कि भाई आपको ये समझ में आया या नहीं आया। ये कन्वर्शन मेथड है, शॉर्ट ट्रिक बाद में। दिस इज क्लियर और नो? अक्षत गोमर, मनीष रावत, क्लियर। अगर ये क्लियर हो गया तो नोट करो, ठीक है, इसको नोट कर लो आराम से। इसको नोट कर लो। नोट कर लो इसको, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपने ये नोट कर लिया है तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 1 और अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, तो इसको ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू में एक्स स्केयर ऑफ टी, एक्स स्केयर ऑफ टी, ये टी नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूं, यहाँ पे लिख दो, दोबारा लिख दो, कोई बात नहीं। तो जो सेकंड क्वेश्चन है ना भाई, वो अपने पास ये है, y ऑफ टी इज इक्वल टू में एक्स स्केयर ऑफ टी। आपको बताना है ये लीनियर है या नॉन लीनियर है, कन्वेंशनल मेथड से, शॉर्ट ट्रिक बाद में, पहले कन्वेंशनल मेथड, शॉर्ट ट्रिक बाद में। बताओ ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। कृतिका कह रही है ये लीनियर है। कृतिका आप मुझे बताओ, स्केयर, देखो आपने पढ़ा भी होगा, जैसे लीनियर, आप कोई भी चीज सिस्टम में आप लीनियर की जब बात करते हैं तो लीनियर का मतलब क्या होता है कि भाई जितना आपके पास इनपुट में चेंज होगा उतना आपके पास कहाँ चेंज होगा, आउटपुट में, ठीक है।
0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, ऐसे नेगेटिव में है। तो डियर अगर आप स्केयर लोगे तो स्केयर तो नॉन लीनियर होता है ना हमेशा। जो स्केयर होगा अगर आप जनरली देखें तो वो नॉन लीनियर आएगा, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी करेंगे ना, देखो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो नॉन लीनियर है। शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको, डू नॉट वरी, आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे। नाउ लुक एट द बोर्ड एंड एंजॉय दिस टॉपिक। अभी तो हम कंसेप्ट सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। देखिए बोर्ड पे देखिएगा एंड एंजॉय दिस प्रॉब्लम। हमें एक सिस्टम गिवन है y ऑफ t इज इक्वल टू में x स्क्वायर ऑफ t। तो बताओ पहली इनपुट जब अप्लाई करोगे सिस्टम पे तो क्या मिलेगी पहली आउटपुट। तो बताओ जब मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर ऑफ t हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इनपुट सेकेंड आउटपुट, तो जब आप यहाँ पे 2 लिखोगे तो यहाँ पे भी 2 आएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा x2 स्क्वायर ऑफ t बन जाएगा। अब दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा डियर, आपके पास आएगा x1 स्क्वायर ऑफ t प्लस में क्या आएगा x2 स्क्वायर ऑफ t। इसको हम क्या कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। फिर दोनों इनपुट को ऐड करो, थर्ड इनपुट बनेगी, सिस्टम पे अप्लाई करो, थर्ड आउटपुट मिलेगी। थर्ड आउटपुट मैं पहले ले चुका हूं तो डिस्टिंग्विश करने के लिए डैश मानूंगा। तो बताओ अगर मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा x3 स्क्वायर ऑफ t। और आपको पता है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x3 है और इसका होल स्क्वायर, दोनों का मतलब सेम है। तो आपको पता है x3 ऑफ t की वैल्यू क्या है, ये है आपके पास x1 ऑफ t प्लस में x2 ऑफ t, ठीक है। और ये आपका होल स्क्वायर, इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। तो बताओ क्या इक्वेशन नंबर 1 और 2 बराबर है, नहीं है, तो आंसर क्या आएगा नॉन लीनियर आएगा। बताइए किसी भी सुनो कोई भी डाउट, कृतिका क्लियर हुआ ही है, पता चला आपको कहां पे मिस्टेक किया आपने, मिस्टेक पता होनी चाहिए, आपने ट्राई किया बहुत अच्छी बात है। अब देखो शॉर्ट ट्रिक यहीं से बनती है, शॉर्ट ट्रिक कहीं अलग से कुछ नहीं होता है। बच्चे कहते हैं सर शॉर्ट ट्रिक बताओ शॉर्ट ट्रिक बताओ, अब हम बनाते हैं यहाँ पे। तो पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि यार ये टीचर पढ़ा रहा है इसको शॉर्ट ट्रिक आती है पता नहीं कहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है। शॉर्ट ट्रिक जो होता है वो अपनी खुद की रिसर्च होती है। कैसे होती है देखो, अब मैं आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक बनते कैसे हैं। आप खुद भी बना सकते हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आप खुद भी बना सकते हैं। देखो आप मुझे एक बात का जवाब दो, मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया, पहला क्वेश्चन मैंने आपको क्या करवाया, पहला क्वेश्चन करवाया मैंने आपको y ऑफ t इज इक्वल टू में t इंटू में x ऑफ t करवाया। आपको पता चल गया कि भाई इसका जो आंसर है वो लीनियर है, इसका आंसर लीनियर है, क्योंकि इनपुट के साथ ये जो t है ना आपके पास ये कॉमन आ जाता है, आपने देखा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो गेट के पेपर में वो आपको क्वेश्चन दे दें टी स्क्वायर इंटू में एक्स ऑफ टी, तब भी वो क्या होगा लीनियर होगा। अगर मान लो गेट के पेपर में वो आपको क्वेश्चन दे दें कोस टी इंटू में एक्स ऑफ टी, तब भी वो क्या होगा लीनियर होगा। अगर वो आपको गेट के पेपर में क्वेश्चन दे दें साइन टी इंटू में एक्स ऑफ टी, तब भी क्या होगा लीनियर होगा। अगर मान लो गेट के पेपर में वो आपको क्वेश्चन दे दें सिग्नम ऑफ टी इंटू में एक्स ऑफ टी, तब भी क्या होगा लीनियर होगा। अगर गेट के पेपर में वो आपको क्वेश्चन दे दें कि भाई ट्राई ऑफ टी इंटू में एक्स ऑफ टी, बताओ क्या होगा लीनियर होगा। अब इसी तरह से y ऑफ टी इज इक्वल टू में रेक्ट ऑफ टी इंटू में एक्स ऑफ टी, तो ये आपके पास क्या होगा, ये सारे के सारे लीनियर होंगे, ऑल आर लीनियर। बताओ ये आपको समझ में आया या नहीं आया, कहोगे तो मैं कन्वेंशनल मेथड से प्रूफ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट हो मैं कन्वेंशनल मेथड से प्रूफ कर दूंगा, सबका आंसर लीनियर आएगा। ये इनमें स्केयर भी हो जाए, कोस के हो साइंस के कुछ भी हो यार, मतलब बताओ ये आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में आई या नहीं आई। अगर इस तरह के क्वेश्चन हो ये आपको समझ में आया नहीं आया, कहने का मतलब ये है कि ये जो एक्स ऑफ टी है, ये जो एक्स ऑफ टी है ये आपके पास क्या है इनपुट है, ये आपके पास क्या है इनपुट है। और ये जो आपके पास
वाई ऑफ टी आप सबको पता है, व्हाट इज दिस वाई ऑफ टी? ये आपके पास आउटपुट है, ये आपके पास क्या आउटपुट है। और ये देखोगे ये सारे फंक्शन ऑफ टाइम है, टी है, टी स्केयर है, कॉस टी है ना, फंक्शन ऑफ टाइम है सारे के सारे। तो ये कॉमन आ जाते हैं आपके पास, दीज आर फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस तरह का अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा, सबका आंसर क्या होगा? लीनियर होगा। ठीक है, नोट कर लो, आप खुद से भी बना सकते हो, मतलब आप खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हो, तो एक बार ये नोट कर लो। ठीक है, तो एक बात का सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे, आपको जब कभी भी गेट में जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें हमेशा दो चीजें जरूर रहेंगी। एक आपके पास क्या रहेगा? वाई ऑफ टी। और एक आपके पास क्या रहेगा? एक्स ऑफ टी। ये जरूर आपके पास रहेगा। ठीक है, दिस इज वाई ऑफ टी, ये ध्यान रखना आपने। आप देखोगे गेट में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस हैं, उनमें हमेशा आपको आउटपुट मिलेगी और इनपुट मिलेगी, इसके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, ये ट्रिक नंबर 1 है। ये ट्रिक समझ में आई या नहीं आई? दिस इज आवर ट्रिक नंबर 1। ये है अपनी ट्रिक नंबर 1। ये है अपनी ट्रिक नंबर 1। ठीक है, इस टाइप के अगर गेट में क्वेश्चन आएंगे तो आप बना लेंगे। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए, अब ये तो अपना क्लियर हो गया। अब देखो, अब हम चलते हैं दूसरी ट्रिक की ओर। ध्यान देना, मान लो आपको ये सिस्टम गिवन है, y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t। अब अगर मैं इसको बनाऊं तो हमारे पास x एक्सिस क्या होगा? इनपुट होगा। ठीक है, और ये मेरे पास क्या होगा? ये मेरे पास आउटपुट होगा। तो आपको पता है, इनपुट हम क्या लेते हैं? x ऑफ t लेते हैं, आउटपुट हम क्या लेते हैं? y ऑफ t लेते हैं। तो मुझे बताओ, जितना चेंज इनपुट में होगा, जितना चेंज इनपुट में होगा, उतना ही चेंज कहाँ पे होना चाहिए? आउटपुट में होना चाहिए। मतलब 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है, और इसी तरह से नेगेटिव में। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो ये मेरे पास इस तरह से बनेगा। तो अगर कोई पूछे y ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, अगर ये गिवन है तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा लीनियर। अब एक बार जब मैं ऑफलाइन क्लास ले रहा था, तो वो कह रहा था कि सर आप ये बताओ, y ऑफ टी इज इक्वल टू में टी, बताओ ये लीनियर होगा या नॉन लीनियर? तो मैंने उसे कहा कि भाई ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन गलत है। कहते सर गलत कैसे? मैंने कहा इसमें इनपुट तो है ही नहीं। कहते सर टी है तो सी। मैं कहा ऐसा नहीं होता है। आप कोई भी स्टैंडर्ड किताब पढ़ो, हर किताब में आपको यही मिलेगा। एक्स ऑफ टी आपको क्या मिलेगा? इनपुट मिलेगा। आउटपुट क्या मिलेगा आपको? वाई ऑफ टी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपको ये क्वेश्चन मिल जाए, क्या? वाई ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, ये मिल जाए। या फिर आपको ये मिल जाए, वाई ऑफ टी इज इक्वल टू में टी इंटू में एक्स ऑफ टी, ये मिल जाए। बट ऐसा इनपुट तो है ही नहीं ना। जब आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, स्टेटमेंट में साफ लिखा हुआ है। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है साफ? कि आपके पास एक्स ऑफ टी इनपुट। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, यही मैंने आपको बताया था, ये दोनों चीजें होनी जरूरी हैं। इसके साथ कुछ भी हो वो अलग बात है। बताओ, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? समझ में आ भाई? ये टॉपिक क्लियर हुआ सबको? ये तो एक क्वेश्चन का आप मुझे जवाब दीजिए। अगर मान लो आपके गेट के पेपर में एक क्वेश्चन आ जाए, y ऑफ n इज इक्वल टू
ट्वाइस एक्स ऑफ एन, प्लस में क्या आएगा 3 आएगा। तो बताओ क्या बता सकते हैं कि ये लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा? ये डिस्क्रीट में है, एन का मतलब होता है डिस्क्रीट, प्रोसीजर वही सेम होता है। एनीबडी? तो हमारे पास आंसर आ गया, कृतिका कह रही है नॉन लीनियर, मनीष नॉन लीनियर, वेरी गुड। तो आपको पता है इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास क्या आएगा, नॉन लीनियर। ट्रिक आपको मैं बता चुका हूं, कन्वेंशन मेथड से सोल्व करना चाहते हो कन्वेंशन मेथड से कर लो, ठीक है। तो बताइए, इसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू करूंगा क्योंकि जो लीनियरिटी है ये बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो कल भी हम इसी टॉपिक से कंटिन्यू करेंगे। सर एक बार कोजल नॉन कोजल सिग्नल बता दीजिए। देखो आपको मैंने 3 तरह के सिग्नल बताए थे, एक था हमारे पास कोजल, एक था हमारे पास एंटी कोजल, और एक हमारे पास था नॉन कोजल। ये सिग्नल बताए थे मैंने आपको, सिस्टम नहीं बताते। कोजल सिग्नल वो होते हैं जो t greater than equal to 0 के लिए डिफाइन होते हैं, एंटी कोजल इसका उल्टा होगा, ठीक है, और नॉन कोजल में दोनों के लिए डिफाइन होगा। तो कोजल में क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, ये आंसर हो गया आपका, एग्जाम्पल हो गया। एंटी में इसका उल्टा ऐसे हो गया, ठीक है, और नॉन कोजल में क्या होगा, दोनों के लिए डिफाइन होगा। ये सिग्नल की बात हो रही है, सिस्टम की बात नहीं हो रही है। आप लाप्लास में जेड में कंफ्यूज मत हो जाना, वहां पे मैं अलग से पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। कोजल सिग्नल वो होते हैं जो पॉजिटिव के लिए डिफाइन होते हैं, एंटी कोजल सिग्नल वो होते हैं जो नेगेटिव के लिए डिफाइन होते हैं, नॉन कोजल वो होते हैं जो दोनों के लिए डिफाइन होते हैं। क्लियर भाई? निखिल क्लियर हुआ? ठीक है, तो आज मैं क्लास यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। इसको रिवाइज कर लेना जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया है, काफी इजी टॉपिक है ये, और टुमारो विल कंटिन्यू फ्रॉम सेम टॉपिक, लिनियरिटी से ही करेंगे। इसमें मैं ट्रिक भी बताऊंगा लास्ट में, जब ये सब कुछ हो जाएगा ना, ये जितने भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज है, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होगा, फिर जब एग्जाम में आया आपको लगेगा कि यार ये तो मतलब हो सकता है लेकिन होगा नहीं, तो इसलिए प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो पूछा करो यार, एक बार आप लोग डाउट ही नहीं पूछते हो। तो जब क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा, ठीक है। जितना फ्रीक्वेंट अब मैं डेली आंसर बता सकता हूँ, मतलब उस समय मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आज आप गेट में ईएस में जो भी क्वेश्चन मिले हैं एक बार उठा के आप उनको लगाओ, जो भी डाउट आए तो मेरे आने से पहले, बल्कि 5 मिनट पहले आप फाइल जो है इसमें सेंड कर दिया करो, मैं देख लूंगा उसको जो है, ठीक है। या 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 10 बजे ही आना है, आप 15 मिनट पहले आ जाओ, आप आपके जो भी डाउट है वो भेज दो उसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।